हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट नंबर 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि टर्म 2 के एग्जाम के लिए प्रसारित किया गया है। कौन से क्लास के लिए? क्लास 12 का मॉडल सेट हम लोग देखने वाले हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, जो कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 35 नंबर का पूछा जाएगा। वो भी फुल रिटेन टेस्ट होगा, फुल रिटेन एग्जाम का। ठीक है, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करना है और कमेंट तो जरूर करना है, ताकि और भी आपके लिए तीसरा मॉडल सेट बना पाए। ठीक है, जो बच्चे मॉडल सेट नंबर 1 को नहीं देखे, उनको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, मॉडल सेट 1 पड़ा हुआ है सॉल्यूशन, उसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, जहां पे आपको क्या किया गया, आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि आप क्वेश्चन को आंसर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो वो सारी चीजों को डिटेलिंग में हमने बताने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए, आपको ध्यान देना है कि टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 19 क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन को बनाना है, वो भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है। 8 से लेकर 14 नंबर तक के क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर बी का रहेगा, उसमें से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो कितने क्वेश्चन को बनाना है? मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है 7 में से। ठीक है, और 15 से लेकर 19 तक सेक्शन नंबर सी रहेगा, जिसमें से 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है, लेकिन आपको बनाना कितने? मात्र 3 बनाने हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 को, जो कि कितने मार्क्स का है? 1 नंबर का 1 शॉर्ट में एकदम लिखने वाला वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यूनिट बार बार पूछा जा रहा है। जीरो और फर्स्ट को बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिए। जीरो का क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा। जीरो के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड और फर्स्ट का क्या होगा, पर सेकेंड सिर्फ होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डिफाइन एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? मतलब अधिशोषण, किसी में जाके चिपकने वाली बातें कर रहा है। तो सिंपल सा क्या कहते हैं कि द एक्युमुलेशन, क्या कहेंगे कि द एक्युमुलेशन किसका? एक्युमुलेशन ऑफ किसका? मॉलिक्यूलर स्पीसीज। कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्युमुलेशन का मतलब होता है डिपोजिट हो जाना, मतलब जाके जुड़ जाना, मतलब जाके चिपक जाना। किसमें? द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कोई भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जाके चिपक जाना, एक्युमुलेट हो जाना, किसका? कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ज्यादा लिखने का बिल्कुल प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लिखने से नंबर ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। जस्ट क्या है, टाइम की बर्बादी। आपके पास मात्र 1.5 घंटे हैं। 1.5 घंटे के अंदर, उसके अंदर भी, उसके बीच में भी आपके एग्जामिनर आएंगे साइन कराने के लिए। तो ये चीजें भी डिस्टर्ब होगा 5 से 10 मिनट। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? किसके लिए? प्लेटिनम का। किसमें? इस पूरे कंपाउंड में। इस पूरे कंपाउंड में देखिए, सबसे पहले लिगेंड कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के लिगेंड है। क्या क्या लिगेंड है देख लीजिए। 2 को दे दिया NH3 लिगेंड। NH3 कितने बार है? 2 बार। NH3 का होल 2 मतलब 2 NH3 है, ये है। उसके बाद Cl कितना दिया? 1 दिया है। Cl लिगेंड, Cl के ऊपर -1 होता है, तो Cl लिगेंड कितना? 1। NO2 कितना दिया? 1 दिया। NO2 कितना दिया? 1। उसके ऊपर माइनस क्या होता है? 1। तीनों कितना है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो टोटल लिगेंड को गिन लीजिए, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। टोटल को गिनिए, कितना हो गया? देख लीजिए यहां पे 2 गो NH3, 1 3 और 1 4। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख देना है? 4 लिख देना है। FOUR या 4 एकदम डिजिट में लिख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा लिख दीजिए, बस 4 लिखना है आपको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द राइट द यूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। यूपैक नेम लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पे जो ये देखिए आपका किस रूप में दे दिया है, टोटल लाइन नोटेशन में दिया है। तो CO लास्ट में दिया है, CO, और H को इसने क्या करके रखा है? विलुप्त करके हल्का सा रखा, मतलब यहां पे क्या है? H है।
तो आप सबसे पहले नंबरिंग करते जाइए तो नंबर कितना हो गया, 1 नंबर हो गया। ये कार्बन जितना टेढ़ा मेढ़ा वहां पे कार्बन रहता है 2, और ये इस टेढ़े में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, क्योंकि हमने नंबरिंग इधर से इसलिए की है क्योंकि इधर से एल्डिहाइड क्या हो रहा है, नजदीक। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में देख रहे हैं एल्डिहाइड नजदीक है, और एल्डिहाइड में भी सीनियर ही एल्डिहाइड है, इसलिए इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वो H एक जगह पे लटका है और एक जगह पे क्या लटका है, ये बेंजीन रिंग, मतलब क्या कह सकते हैं, मिथाइल ग्रुप। ऐसे डंडा का जैसा मतलब होता है क्या कि एक कार्बन लटका है, तो एक कार्बन का नाम क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, और वो H को अगर हम लटकने वाले के रूप में नाम लिखे तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो देखिए दोनों में से सबसे पहले नाम क्या होगा, मिथाइल के हाइड्रोक्सी। तो ABCD में जिसका नाम सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सी होता है कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो क्या लिख दिया हम लोग, 4 हाइड्रोक्सी लिख दिए। उसके साथ ही साथ क्या लिखना है कि मिथाइल देखो कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो 5 मिथाइल लिख दिए। उसके बाद देखो टोटल कार्बन की संख्या, तो टोटल कार्बन की संख्या हमने देख रखे हैं 1 2 3 4 5 कितना 6, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सेन। और लास्ट में एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा देना है, ये L लगा देना है। क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनल। और जो बच्चे हेक्सेनल नहीं लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 1 पे, तो क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन 1, ये L लिख सकते हैं। तो दोनों में से ये चीजें लास्ट वाली जो चीजें 1 ये L भी लिख दीजिए, या 1 नहीं भी लिखे तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका कंपाउंड का क्या हो चुका है, आपका हो गया यूपैक नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है, देख लीजिए एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज, कि वैसा कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और वो भी क्या होगा, एल्डो। एल्डो का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें लगा हुआ हो। तो क्या होता है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो एल्डोहेक्सोज, एल्डोकीटोज, पेंटोहेक्सोज, तो इसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज। एक एग्जाम्पल पूछ दिया है, ग्लूकोज लिख सकते हैं, मैनोज लिख सकते हैं, टेलोज लिख सकते हैं, आइडोज लिख सकते हैं। ऐसे करके हमने 8 बताया, तो कोई एक लिख दीजिए। और उसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहें कि कैसे होता है हेक्सोज, तो देख लीजिए कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये क्या है, 6 कार्बन। यहां पे ऊपर में क्या लटका है, CHO, इसलिए क्या है, एल्डिहाइड है। और इसको 6 कार्बन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्सोज। एल्डिहाइड में हेक्सोज 6 कार्बन है, तो इसलिए क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया। नेक्स्ट वन चलते, क्या कह रहा है कि राइट द मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर। कल भी ये मतलब प्रीवियस वाले जो मॉडल सेट है उसमें भी हमने बताया था कि नेचुरल रबर का मोनोमर्स जो होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकदम मजेदार ढंग से एकदम सॉल्यूशन को लिखते हैं, और एकदम सारे सॉल्यूशंस को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, इसके एकदम परफेक्ट वे में इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर ना आपके एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस आएगा। 5 मॉडल सेट है, क्वेश्चन का तो पूरा भंडार है। तो इतने क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो एकदम 100% है बच्चे कि आप एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा और मेहनत करने लगेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100% आपका केमिस्ट्री में मतलब मार्क्स कितना आ जाएगा, 90 से 95% के बीच में कम से कम आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एकदम तैयारी जोर शोर से करना है, 1.5 महीने की तैयारी। राइट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 7 नंबर, राइट 1 एग्जांपल ऑफ एंटीपायरेटिक्स, मतलब बुखार की दवा का नाम लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पैरासीटामोल जानते हैं, एस्प्रिन, तो कोई एक का नाम लिखना है, तो एक कोई भी लिख दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखो, एक नोट हल्का सा ध्यान दे देना है। नोट है, कल का जो मॉडल सेट था, मॉडल सेट नंबर 1 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो था, 11 का C। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें से 3 क्वेश्चन दिया था ये B C। तो उस C नंबर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, वहां पे आपको क्या दिया था, SOCl2 दिया हुआ था, किसके साथ, थैलिक एसिड के साथ SOCl2 दिया था, और हीट भी किया था। तो हमने क्या वहां देखे थे, सिर्फ हीट को देख के SOCl2 को ध्यान में नहीं रख के आपके प्रोडक्ट को बता दिए थे, लेकिन वो प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि SOCl2 भी दिया है,
हीट हुई दिया है, तब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये ClSO Cl2 का काम ही है क्या आ जाना, Cl आ जाना। तो वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, वो क्या बनाएगा, यहां पे थायोल वाला थायोल क्लोराइड बन जाएगा, COCl में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये चीजों को हल्का सा क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो कॉपी में मिस्टेक किए थे उसको हल्का सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन सेक्शन नंबर बी चलते हैं। सेक्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। कितने क्वेश्चन बनाने, आपको मात्र 5 क्वेश्चन बताने, लेकिन हमने पूरे क्वेश्चन को बता रखा है, 7 का 7 पूरे बता देते हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखना कितना होता है, तो आपको पता है कितने वर्ड में लिखना होता है, 50 वर्ड्स में कम से कम लिखना है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन क्या, किसमें किसमें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में अंतर आपको लिखना है। किसमें लिखना है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो 3 मार्क्स का है, कम से कम 3 पॉइंट आपको 100% लिखना ही है। 3 पॉइंट में ही आपका क्या होगा, नंबर मिलेगा कितना, 3.3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा क्या, कि इसका डेफिनेशन लिख दिया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में से। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लिखते हैं कि द एल्जेब्रिक सम, जितना भी पावर होता है उसको क्या कर देते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जो लेते थे उसके पावर जो होता था उसको हम लोग क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, उसी को हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते थे। तो वही चीजें हमने लिखा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द सम, SUM जोड़ वाला, sum of the power of the concentration term expressed in the rate law of a chemical reaction is called, इसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हमने जाने थे, जो बच्चे इसको डिटेल में नहीं देखे तो वो क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियोज को भी जाके देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स को डिटेल में हमने बता रखा है। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर, जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लेगा ना किसमें, रिएक्शन में, तो जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लेगा किसके लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर्मिंग क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला बात डेफिनेशन लिख दीजिए, 1 नंबर पक्का हुआ। दूसरा बात फिर से लिख दीजिए, सिंपल सा याद रखना है कि क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है 1, 2 और 3 होता है, 1, 2 और 3 होता है जनरली। ये कभी कभी क्या होता है कि 0 भी होता है और फ्रैक्शन में भी होता है, यहां तक कि ये नेगेटिव में होता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जनरली 1, 2 और 3। However, ये कभी कभी क्या होता है कि 0 भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, यहां तक कि ये नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज या नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब 1, 2, 3 के अलावा कुछ नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नेचुरल नंबर में ये होता है। तो ये बातों को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किए। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अगर कोई कह दे रहा है ना कि आपको रिएक्शन दे दिया और उसके बाद कह रहा है कि इसका आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना के दिखाइए, मतलब बताइए कैसे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप क्या कीजिएगा, पावर में देख के आप बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको हम लोग डिटरमाइन कहां से करते हैं कि मैक्सिमम आप कहां से करते हैं, एक्सपेरिमेंटली करता है। कोई रिएक्शन से हम लोग को बताने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। इसको हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते, थ्योरी को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्टेड नहीं कर सकते हैं। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, हम सारी बातें हिंदी में ही बोलते हैं। आप अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन आपकी सारी बातों को समझा किसमें रहे, हिंदी में। इसलिए एकदम गड़गड़ा के एकदम क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने सारे मित्रों को एकदम अच्छे से केमिस्ट्री में मार्क्स लवाना है। इसलिए इस वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक उन लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो आगे क्या आता है कि इधर क्या लिखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब थ्योरी को देखते हुए, एक्सप्रेशन को मतलब क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को देखते हुए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इतना होगा। ठीक है, आप 3 पॉइंट अगर लिख दिए तो आपका 3 नंबर पक्का। चौथा पॉइंट लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो पर भी ठीक है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट हम 4 पॉइंट इसलिए बता देते ताकि आपके पास 3 पॉइंट 100% रहे। चौथा पॉइंट अगर गोली भी मार दिए तो उसको विलुप्त कर दो, लेकिन 3 पॉइंट आप अपने साथ जरूर रखिएगा। ठीक है,
क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वेरी विथ चेंज इन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। क्या करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज करना, एक जैसा नहीं रहता है, वो उसके प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने घटने से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता घटता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ बढ़ता घटता नहीं है, जो एक बार हो गया बस वही है, उसके अलावा कुछ बढ़ने घटने वाला काम नहीं हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन आ रहे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया ना, तो 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सॉल्ट। लियोफिलिक कोलाइड या लियोफोबिक कोलाइड जिसको बोलते हैं उसको सॉल के रूप में बोल सकते हैं, कोलाइड को ही सॉल के रूप में जाना जाता है। इसके एग्जांपल्स को लिखना है, दोनों को एक्सप्लेन कीजिए पहले, उसके अलावा क्या करना है, एग्जांपल को लेना है। तो सबसे पहले लियोफिलिक को लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर में दिया, तो खूब ज्यादा एकदम नहीं लिख दीजिएगा, कितना लिखिएगा, जितना लिमिट है उतने लिखिएगा। लियोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है क्या, अट्रैक्शन करना, एक दूसरे के प्रति क्या होना, अट्रैक्शन हो जाना। मतलब क्या कह सकते हैं, लविंग होना, मतलब जैसे अभी के टाइम में कहते हैं ना एक दूसरे के प्रति लव होना, वही क्या है, अट्रैक्शन होना। एफिनिटी होना मतलब क्या है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और डिस्पर्सन मीडियम के प्रति क्या है, लगाव है एक दूसरे के बीच, उसी को क्या कहते हैं, लियोफिलिक। तो देखिए कि द कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैव सर्टेन एफिनिटी, क्या होता है कि उसके पास एफिनिटी होता है, किसके किसके लिए, फॉर डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का किसके प्रति हो जाता है, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या होता है, कोलाइड्स ऑफ स्टार्च का कोलाइड हो गया, गम का कोलाइड हो गया, प्रोटीन का कोलाइड हो गया, रबर हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सब क्या होता है, लियोफिलिक कोलाइड होता है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्सन नहीं होता है। क्या होता है, ओनली वन अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। लियोफोबिक में क्या लिखने का प्रयास करेंगे, एकदम सुंदर ढंग से लिखेंगे। मेरा राइटिंग गंदा है, लेकिन आप लोग का राइटिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग को कैसे लिखना है, एकदम सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है। लियोफोबिक किसे कहते हैं कि द कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जस्ट उल्टा लिखना है कि उसमें क्या होता था, एक दूसरे के प्रति एफिनिटी होता था, अट्रैक्शन होता था। यहां पे क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति एफिनिटी नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा। तो वही क्या करते हैं कि द कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडिया, कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के का क्या होगा कि अट्रैक्शन नहीं होगा, किसके लिए, डिस्पर्सन मीडियम के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लियोफोबिक कोलाइड्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटल सल्फाइड्स हो गया, या कोलाइड्स ऑफ मेटल्स हो गया, या मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे क्या हो गए, लियोफोबिक कोलाइड्स के एग्जांपल्स हो गए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। 3 नंबर फिर से अपने पॉकेट में समेटते हुए आगे बढ़ते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है कि यूजिंग द यूपेक नेम्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या कर रहा है, फॉर्मूला को ध्यान देते हुए आपको क्या बताना है कि इसके फॉर्मूले मतलब जो नाम दिया हुआ नाम को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला को लिखना है। तो सबसे पहले एक एक करके एकदम ध्यानपूर्वक देखिए क्या कर रहा है कि टेट्रा एमीन यहां से यहां तक का एक साथ है, ठीक है। टेट्रा एमीन है मतलब NH3 कितने बार है, देख लो NH3 कितने बार है, 3 बार है या 4 बार, 4 बार है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, एक्वा है, एक्वा मतलब क्या है, वाटर है, इसके साथ साथ क्या है, वाटर है। और क्या है, क्लोरिडो, रीडो का मतलब क्या है, Cl है। इतना किसमें है, ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसमें एक और सेंट्रल मेटल है जो कि क्या नाम है, क्या, कोबाल्ट। तो CO NH3 का होल 4 H2O और उसके साथ क्या है, Cl। इतना ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और उसके बाहर में क्या है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन बाहर में है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3। तो 3 को देखते हैं कि NH3 का कितना होता है, 0 होता है, तो इसका 0 हो गया। वाटर का कितना होता है, 0 होता है। और Cl का कितना होता है, ये अंदर वाला Cl -1 होता है, तो इसका कितना लेंगे, तो -2 लेना होगा। तो Cl2 कर दीजिए, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो इसको इस प्रकार से लिखना है। तो क्या लिखिएगा, तो यहां पे देखिए हमने लिखे हैं CO, इसके बाद NH3 कितने बार, 4 बार, H2O कितने बार, 1 बार, Cl कितना, 1 बार। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब बाहर में क्या करेंगे, Cl2 को ना लिखे हम लोग Cl भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हुए तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा Cl का 1 और इसका 1 और 1 2, Cl का 1 होता है लेकिन 2 रहेगा तो 2 हो गया। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां 3 दिया, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है। आंसर क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4 H2O Cl और ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बाहर में क्या हो जाएगा, Cl2,
ठीक है, तो ये चीजें हो गया। नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है सेकेंड वन क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ आपका सेकेंड वन, देखिए टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल दिया है टेट्रा कार्बोनाइल, CO कितने बार दे दिया है 4 बार, उसके बाद क्या दे दिया निकेल, तो एकदम इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या दे दिया 0 दे दिया, बस NiCO का होल 4 लिख दीजिए, बस इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि CO का कितना होता है 0, तो निकेल का कितना हो गया पूरा पूरी 0 हो गया, NiCO का क्या हो गया होल 4, ये क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नेक्स्ट वन क्या है कि पोटासियम है, क्या है पोटासियम है, पोटासियम कितने बार है देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पोटासियम है कितना बार है नहीं बताया, तो यहाँ पे हल्का सा स्पेस देना चाहिए, लेकिन वो टाइपिंग वाले आपके भैया साहब जो भी है वो टाइप अच्छा से नहीं किया, पोटासियम के बाद स्पेस देना होता है, ठीक है। तो पोटासियम दे दिया, तो चलो हमने पोटासियम ले रखा है, पोटासियम दे दिए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया है ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो C2O4 को कहते हैं, और ये कितने बार दिया है 3 बार ट्राई ऑक्जिलेटो दे दिया है। उसके बाद कितना दे दिया आपका कि क्रोमेट, क्रोमेट Cr को क्रोमेट कहेंगे, क्रोमियम नेगेटिव साइड में रहेगा, ये प्लस साइड है तो इधर क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव साइड में रहेगा तो क्या कहते हैं Cr को क्रोमियम ना लिखे क्या लिखते हैं क्रोमेट। अब इसको क्या करना है कि आपको 3 लाना है, 3 कैसे लाएंगे, तो C2O4 का एक C2O4 का -2 होता है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, तो आपको लाना कितना है 3, तो यहां पे -6 हो गया, तो इसको क्या कर दो K को कितना कर दो 3, तो 3 में 3 गया, 6 में 3 गया, कितना बच गया 3, इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो आपका क्या हो जाएगा कि इसका इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या K3CrC2O4 का होल 3, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इसको नहीं अच्छा से जानते उसको क्या करना है थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा बाबू, आपको मात्र 3 थ्योरी को बताया चैप्टर मतलब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, अगर ये तीनों लेक्चर को देख लिया जो बच्चे ने एकदम माता रानी की कृपा से 100% उसका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन पक्का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट वन चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, देखिए सबसे पहले दिया इथेनॉल दे दिया है और डाइइथाइल या डाइमिथाइल एमीन दे दिया और ये इथेनामीन दे दिया, इथाइल एमीन दे दिया। इसको किस ऑर्डर में लगाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बढ़ते जाता है। अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका सबसे अधिक होगा इथेनॉल का, कितना हो गया कार्बन का 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन 36 और कितना हो गया 30 और इधर 16 कितना हो गया 46 हो गया ना। देखो इसका निकालें तो कितना है 45, इसका कितना है 45, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आप चेक कीजिएगा तो देखो हमने तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी बता रखा है, इसका इथेनॉल का 78 दशमलव होता है समथिंग, और इसका क्या होता है डाइइथाइल एमीन का 7 डिग्री होता है, और डाइमिथाइल एमीन है तो और इथाइल एमीन का क्या होता है कि 16.6, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि ऐसे करके देखिए सबसे अधिक इसका है C2H5 वो है सबसे अधिक इसका, इसके बाद किसका है कि इथाइल एमीन का है इथाइल एमीन, उसके बाद सबसे कम किसका है डाइमिथाइल एमीन, तो ये लिख सकते हैं इस ऑर्डर में लिखिए, आपका क्या हो जाएगा कि इससे ये पूरी आपको नंबर मिल जाएगा। और कोई अगर मतलब नेट में सर्च कीजिएगा, अभी टॉपर का हमने चेक करके भी देखे थे ये गलत बताता, तो वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ज्यादा अगर देखने का शौक है तो एनसीईआरटी का एमीन चैप्टर में जाना, वहां पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, ये दोनों क्वेश्चन वहीं पे दिया है, वहां जाके देख ले और पीछे बैक साइड में आंसर भी देख सकते हैं, आंसर भी देता है एक्सरसाइज का, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि ये इसका क्वेश्चन का कर रहा है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है उसमें कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये दिया हुआ आपका क्या एनिलीन दिया है, डाइइथाइल एमीन दिया है, इथाइल एमीन दिया है, तीनों में से सॉल्युबिलिटी किसका अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा क्या किसका होता है इथाइल एमीन का, सबसे अधिक इथाइल एमीन, उसके बाद डाइइथाइल एमीन, उसके बाद सबसे कम किसका होता है कि आपका एनिलीन का हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं, देखो ना सीक्वेंसिंग तो लिखा गया है ना, चलो गुड। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं दिमाग में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर को हमने 10 को कंप्लीट कर लिया, 11 को कंप्लीट कर लिया, अब किसकी ओर चलते हैं 12th क्वेश्चन नंबर 12th में देखिए क्या कर रहा है कि आपको पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो चीजों को आपको चेक करना है, क्या डिफरेंस होने वाला है डीएनए आरएनए में, दोनों में आपका बायोमोलिक्यूल से दे दिया है। क्या कहता है कि जो डीएनए हो ना पेंटोज शुगर होता है प्रेजेंट इसमें, वो क्या आता है बीटा
D2 डीऑक्सीराइबोज, ये कल भी बताए थे हमने। क्या होता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? बीटा डी राइबोज। क्या हो जाता है? बीटा डी राइबोज। दोनों में पेंटोज शुगर ही है, लेकिन इसमें बीटा डी राइबोज है, इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबोज। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ये याद रखिएगा। 100% ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे। यहां देखो, एक में ऑब्जेक्टिव पूछा था, दूसरा में क्या पूछ दिया? सब्जेक्टिव। डीएनए का क्या होता है कि डुप्लीकेट हो जाता है इसका। जैसे हम लोग माता पिता का क्या करते हैं कि डुप्लीकेट आता है ना, कि माता पिता का जैसा नाक, नक्श, मुंह ये सब जैसा है, उसी तरह हम लोग का रहता है। तो डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। लेकिन आरएनए में कोई डुप्लीकेटिंग एबिलिटी नहीं होता है। आरएनए कभी डुप्लीकेट नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल होता है। कैसा होता है? डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? डबल होता है। लेकिन इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर वो होता है वो क्या होता है? सिंगल होता है। ये 3 पॉइंट लिख दिए, या 3 पॉइंट से ज्यादा आप लिखना चाहें तो एक और लिख दीजिए 4, या 4 से 3 लिखिए तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 3 भी लिखिएगा तो भी, लेकिन 4 लिखने के बाद 100% आप सिक्योर रहिएगा। ये क्या करता है? डीएनए मेंटेन करता है किसको? हेरिडिटी के, माता पिता के लक्षणों को किसके तक पहुंचाना? बच्चों तक, उसके संतति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कि आपका डीएनए कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आरएनए का काम क्या रहता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाने का काम किसका होता है? आरएनए का होता है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो एकदम खूब मजा आ रहा है तो एकदम तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो के लिए कमेंट कीजिए कि सर सेट नंबर कौन सा चाहिए? अब 3 चाहिए। ठीक है, जैसे आप कमेंट कीजिएगा वैसे आपका सेट नंबर 3 अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या कर रहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन बताना और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बताना है। हिंदी मीडियम वाले योगात्मक बहुकलन बताना और संघनन वाले बताना है। तो एडिशन और आपका कंडेंसेशन में क्या अंतर है या किसे कहते हैं वो डेफिनेशन सिर्फ लिखना है। ठीक है, अंतर यहां पे नहीं बताना है। एडिशन का मतलब होता है क्या? कि जब छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होगा? बहुत संख्या में, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या करेगा? जुड़ेगा। तो फॉर्मिंग या लार्जर मॉलिक्यूल क्या बनेगा? जब छोटा छोटा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएगा ना तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। उस बड़े मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा कि सबसे पहले तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन उसमें कुछ भी चीजों का एलिमिनेटिंग नहीं करेगा। देखो, लोगों को जोड़ रहा है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा, उसमें कुछ काट कूट के निकाल नहीं रहा है। तब इस प्रकार के आपको क्या कहते हैं? इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। जब छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या कहता है? बहुत संख्या में एक दूसरे के साथ जुड़ता है लेकिन कुछ चीजों का एलिमिनेशन नहीं होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉलीथीन हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे कैसे, तो कैसा एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे? इसका रिएक्शन के साथ कैसे हो रहा है? तो देखो, हमने इथिलीन को ले लिया। किसको ले लिया? इथिन को ले लिया। ठीक है, अब इथिन में क्या करते हैं कि जैसे पॉलीमराइजेशन करते हैं ना तो डबल बॉन्ड जो रहता है वो टूट जाता है और इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, और ये हॉल एन हो जाता है। जितना गुना एन लेके चलेंगे उतना गुना हो जाता है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन के कारण जो बना उसी को क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमर बन गया। तो मोनोमर था इथिन, इथिन मोनोमर से क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया? पॉलीथीन। ये क्या है? किस प्रकार का पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, इसी का बी नंबर जो है वो क्या कर रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या करेगा कि एक दूसरे के साथ तो जुड़ेगा, मोनोमर्स क्या करेगा? एक दूसरे के साथ तो जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने के साथ साथ वो क्या करेगा? कुछ कुछ चीजों को क्या करेगा? काट छाट के निकालने का काम करेगा। जैसे HCl को बाहर निकाल दिया, NH3 को बाहर निकाल दिया, H2O को बाहर निकाल दिया, ये सारी चीजों को निकालने का वो प्रयास करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। व्हेन स्मॉल मोनोमर्स आर यूनाइट टुगेदर, जब स्मॉल मोनोमर्स क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ता है। फॉर्मिंग या लार्जर मॉलिक्यूल क्या करता है? किसका फॉर्मेशन करता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है ऑफ पॉलीमर विथ इलिमिनेटिंग, किसका? इलिमिनेटिंग ऑफ स्मॉल यूनिट्स। क्या करता है कि इलिमिनेट करता है, छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कर देता है? इलिमिनेट कर देता है। जैसे आपका HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 को इलिमिनेट कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड या नॉन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। संघनन क्या? पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और इस प्रोसेस में जो चीजें प्राप्त होगी
उसको क्या कर देंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, नायलॉन 66 हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर, टेरिलिन या डेक्रोन कहते हैं वो क्या हो गया आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका एक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल को कैसे कंडेंसेशन हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने चेक करके रखे हैं हल्का सा, देखिए हमने ले लिया कि नायलॉन 66 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या लेते हैं कि नायलॉन 66 को बनाने के लिए क्या चाहिए, हेक्सामिथिलीन डायमीन चाहिए, तो CH2 होल 6 NH ऐसे कर दिए NHH, ठीक है। यहां से ये टूटेगा और यहां से H2O निकलेगा, और इधर ले लिए थे हमने क्या एडिपिक एसिड CH2 का होल 4 COOH दोनों साइड रहता है। तो वाटर को हमने निकाल दिया हेक्सामिथिलीन डायमीन से, इधर H से H निकालें, उससे क्या निकालें OH निकालें, ये क्या निकल गया वाटर निकल गया। जो बच्चा वो एक दूसरे NH को किसके साथ जोड़ दिए, CO के साथ, NH को CO के साथ जोड़ दिए। अब इसके बाद पूरा लिख दिए, इधर भी एक बॉन्ड खाली रह गया, इधर भी एक बॉन्ड खाली, ये जो बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं नायलॉन 66 कहते हैं। और यहाँ पे वाटर निकल जा रहा है तो इसी को क्या कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, अगर आप नहीं लिखना चाहेंगे ना इसका एग्जांपल इतना, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या नायलॉन 66 या टेरिलिन डेक्रोन ये सब लिख दीजिएगा, इसमें से आपके नंबर मिल जाएंगे। बट हमने सिखा दिया कि अगर वो पूछ दे कि नायलॉन 66 किसे कहते तो यहीं से हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एनर्जी ले लिए, मतलब पानी को ले लिए शरीर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन आज मतलब किसका लास्ट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कर रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखना है किसमें, एंटासिड्स में लिखना है, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में लिखना है। तो एंटासिड के बारे में कल भी बताए थे हमने कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या होता है, कल भी बताए थे, मतलब सेट नंबर 1 में बताए थे कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जिसका काम क्या है, जिसका सिर्फ काम क्या है कि जो आपके स्टमक में अधिक एसिड है उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं रिमूव एक्सेस ऑफ एसिड फ्रॉम और स्टमक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है पेट में, तो उससे स्टमक में क्या होता है कुछ इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है, उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में भी बताया था क्या कि एंटासिड्स को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या कि वैसा मेडिसिन जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पेट में आपका एसिड बन गया है उसको क्या करेंगे निकाल सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल हमने क्या देखे हैं कि NaHCO3 जैसे बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं, MgOH का होल 2 या AlOH का होल 3 दोनों का मिक्सर ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है कि आपका काम करता है एंटासिड्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या कहता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब को क्या करता है मारता है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना घर में उपयोग करते हैं ना, जैसे झाड़ू पोछा ये सब पोछा उछा लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब आते हैं हमारे फर्श पे या टॉयलेट में आ गया बैक्टीरिया या और जगहों पे, तो वहां पे क्या करते हैं कि जिस केमिकल का उपयोग करके वो सारे बैक्टीरिया को पूरी मारने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें बचाने का नहीं, रोकने उकने से काम नहीं चलेगा, इसको क्या करना पूरी एकदम तहस नहस कर देना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। एकदम फुल जोश में पढ़ना है, एकदम धमाके के साथ पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट करना है कैसा हम लोग को धमाकेदार करना है। क्या करेंगे द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। बाय अप्लाइंग कहां पे, बाय अप्लाइंग नन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसे नहीं कि किसी भी मनुष्य के पेट में हो गया कीड़ा तो उसको मारने के लिए ये दवा नहीं दे देना, किसमें देना नन लिविंग ऑब्जेक्ट में, जहां पे नन लिविंग चीजें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि नली उली में डाल दो सारा कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाएगा। आप क्या कीजिए बाथरूम में डाल दीजिए, टॉयलेट्स में डाल दीजिए, फर्श को पोछिए उससे, तो ये क्या होगा कि जितना भी सारा चीजें वो मर जाएगा कीड़ा मकोड़ा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। कहां फ्लोर ड्रेनेज सिस्टम और टॉयलेट से सारे क्षेत्रों में। तो इसका एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। तो 1% अगर एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल का ले लिए, जिसको हम लोग फिनाइल के रूप में जानते हैं, तो 1% एक्वस सॉल्यूशन अगर फिनॉल का ले लिए, ये क्या करेगा डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में जाना जाता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको लेंगे, या तो अगर दूसरा लेंगे तो 0.2 से 0.4 ppm एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, किसका Cl2 और SO2 का, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए लो होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में
सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिए। क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर में दिया है, देखिए यहां पे क्या किया है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच का रिएक्शन दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये के रिस्पेक्ट में। एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, कौन से रिएक्टेंट के लिए, बी के लिए हो रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो सबसे पहले इधर एक्सपेरिमेंट लिए, यहां ये का कॉन्सेंट्रेशन ये का लिए और यहां पे किसका लिए, बी का। आपको याद है कि ये का कॉन्सेंट्रेशन लिए, तो ये का क्या कर रहा है कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, और बी किसके रिस्पेक्ट में, जीरो के लिए लिया है, जीरो के रिस्पेक्ट में लिया है। और इधर हम लोग क्या ले लिए, यहां पे रेट ले लिए, इधर क्या है आपका रेट है। तब अब यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालने का प्रयास करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या करेंगे कि रेट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन आपका बी कितने ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। अगर किसी का पावर जीरो हो जाता तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो के क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये हो गया, क्या हो गया, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये रेट इसका 1 निकल गया। सबसे पहले जनरल हमने रेट निकाल लिया, जो ये लैंग्वेज बोला था उसके हिसाब से। अब इसमें हम लोग को वैल्यू दे दिया है किसका, आपका ये का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये का वैल्यू 0.1 है, और आपका रेट का बी का तो वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बी हम लोग का कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यहां पे देखिए आपका दे दिया है इसका कंसंट्रेशन 2.0 इंटू 10⁻²। तो यहां पे पहले सॉल्व करते वही बातों को हमने लिखा है। देखिए यहां पे क्या किया कि गिवन द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये, फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है, ये के रिस्पेक्ट में। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या दिया है, बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर दिया है, जीरो ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट के ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ये का, और बी का कितना, जीरो ऑर्डर। तो के ये हो गया, तो ये हो गया आपका रेट निकल गया फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में लिखते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा कि के इंटू ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये, बी नहीं होगा क्योंकि वो जीरो था, उसका पावर जीरो, मतलब 1 का वैल्यू हो गया, मतलब वो पूरा खत्म हो गया। तो रेट हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, बॉक्स में कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये का वैल्यू कितना दिया है आपका, दिया हुआ है यहाँ पे ये का 0.1, और इसका रेट दे दिया 2.0 इंटू 10⁻²। तो देखिए वहीं पे रेट का वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻², और ये का वैल्यू 0.1 पुट कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये के अकेला कर दिए, ये 0.1 था वो इधर आ गया, इसके नीचे में आ गया। जब नीचे में आया इसके पॉइंट को उड़ाए तो क्या हो गया, ऊपर में 10 आ गया, 10 तो 10 से गुना होगा तो -2 जो था वो क्या हो जाएगा, -1, और -1 जो होगा वो मतलब डिवाइडेड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे जैसे ऐसे हो गया, सिंपल से यहां पर भी तो समझ सकते हैं, ऐसे हो गया, ये बच गया कितना 2.0 बटा क्या हो गया 10, 10⁻⁻1 है मतलब 10 हो गया। इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 0.2। तो कितना आप लिख दें यहाँ पे 0.1 या 0.2 हमने लिख दिया, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए ये का वैल्यू निकालना है, किसका दिया है, आपका रेट का वैल्यू दिया हुआ है, और के का वैल्यू हमने निकाल चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि रेट बराबर के इंटू ये। ठीक है, रेट का वैल्यू पता है, के का वैल्यू हमने अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से निकाला है, और ये का वैल्यू यहां से निकालेंगे। सॉल्व करो इसका, ये देयरफॉर 4.0, ये 2.0 क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व जैसे कीजिएगा कितना हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर आ गया, एकदम बहुत ही आसान से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देख लीजिए आप आसानी से क्या दिया हुआ है, आपका ये का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसका वैल्यू नहीं दिया है, आपका रेट नहीं दिया है। तो रेट तो निकाल सकते ना, क्योंकि के का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या करेंगे, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये, के का वैल्यू 0.2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये का वैल्यू उसने दे रखा है जो दिया वही 0.4, तो क्या हो गया 0.8 मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर क्या 5 को या 4 को देखते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या निकालना है, आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये निकालना है। आपका रेट आपको दे दिया 2.0 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे वही चीजों को हम लोग बार बार पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर दिए,
रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये 2.0 क्या हो गया 10⁻²। ये तो वैल्यू दिया था, के का हमने वैल्यू पहले ही एक्सपेरिमेंट में निकाल चुका है, ये को हमको निकालना है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये कहां चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। डिवाइड में सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट को उड़ाओ, इधर 10 आ गया, पॉइंट को सॉल्व करो, ये 0.2 क्या आ गया आपका, आ गया कंसंट्रेशन आ गया। तो इस प्रकार से आप बॉक्स को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्लियर होता है। 5 नंबर आपके पॉकेट में फिर से जाने के लिए तैयार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, देखिए मोनोमर्स लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मोनोमर्स लिखना है। तो मोनोमर्स आप कैसे लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, तो उसका क्या क्या चीजों को लेने के बाद आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको जो जो चीजें लेते हैं ना उसी का नाम लिखना है। और हमने नाम के साथ साथ स्ट्रक्चर लिख दिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि राइट द मोनोमर्स, मोनोमर्स लिखने के लिए पूछ रहा है, कर रहा है। तो मोनोमर्स लिख देंगे, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका नाम भी लिख देंगे। ठीक है, अगर वो कहता है नेम सिर्फ तो नेम लिख देते, लेकिन ये पूरा कर रहा है तो इसके लिए हम लोग पूरा लिख देंगे। देखिए सबसे पहले किसका पूछ रहा है, बुना एस का। बुना एस का मतलब होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्या कहते हैं, बुना एस। बुना एस का फॉर्मेशन का क्या कैसे होता है कि देखिए यहां पे दोनों सबसे पहले मोनोमर्स कौन कौन लेंगे, तो 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ किसको ले लेंगे, प्लस कर देना किसको, स्टायरिन बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, और ये दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या 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 बन जाएगा, बुना एस बन जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेना होगा, सोडियम लेना होगा। तो ये इसका दोनों का क्या हो गया, मोनोमर्स। बुना एस का मोनोमर्स क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। स्ट्रक्चर के साथ लिख दीजिए, फुल नंबर मिल जाएगा। बुना अगर एन दिया तो वहां पे स्टाइरिन था, तो यहां पे क्या रहेगा, नाइट्राइल रहेगा। तो 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों का सेम है, यहां पे क्या रहेगा, एक्राइलोनाइट्राइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH के नीचे CN आ जाना क्या कहलाता है, एक्राइलोनाइट्राइल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, मोनोमर्स लिख सकते हैं। ये बातें ना बाबू आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एक दिन इसका पूरा करा देंगे, 1 शॉर्ट वीडियो करा देंगे कि कैसे कैसे क्या याद रखना। तो एक दिन अगर रख लीजिएगा तो यहाँ से देखो अभी 5 नंबर दे दिया, अभी दे रहा था 3 नंबर, लेकिन अभी कितना दे दिया, 3 नंबर के जगह पे 5 नंबर। तो अगर ये कंफर्म कर लेते हैं 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाना, सतर्क रहना और पढ़ना जरूर है। 1.5 महीने के लिए सोना वोना सब भुला जाइए, मात्र 4 घंटा 5 घंटा सोइए। ठीक है, डेक्रोन, डेक्रोन का मोनोमर्स क्या हो जाएगा, तो डेक्रोन का मोनोमर्स क्या क्या होता है, थैलिक एसिड हो जाता है। थैलिक एसिड किसे कहते हैं, टेरिथैलिक एसिड। मतलब बेंजीन में 2 जगह पे पारा पे लगा देना, कहां पे लगाना, पारा 1 और 4 पोजीशन पे लगाना, तब क्या हो जाता है, थैलिक एसिड। थैलिक नहीं, टेरिथैलिक एसिड। अगर आपका ऑर्थो में लगाते हैं 1 और 2 में, तब क्या हो जाता है, थैलिक एसिड। ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, इसका दूसरा मोनोमर्स क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल होता है। मतलब 2 कार्बन में दोनों में OH लगा देना, तो ये क्या हो गया, टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल। इसी को दोनों को हम लोग कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका डेक्रोन बन जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट वन पूछ रहा है बेकेलाइट पूछ रहा है। बेकेलाइट क्या होता है, फिनॉल होता है और उसका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तब हम लोग का क्या बन जाएगा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोनोमर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब नियोप्रीन, नियोप्रीन किसका मोनोमर्स है, आप जानते हैं नियोप्रीन, 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 क्लोरोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन किसका है, क्लोरोप्रीन का हो जाता है। तो नियोप्रीन का मोनोमर्स दैट इज नोन एज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होता है, CH डबल बॉन्ड C के ऊपर Cl, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को याद रखना है, इसका यूपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। 2 पे क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरो, और 1 पे एक डबल बॉन्ड है, एक 3 पे, तो 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। तो फिर से 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन रहा 17 नंबर, जो कि स्ट्रक्चर से पूछ रहा है, ट्री ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सेट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए जोर से एकदम क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, बगल में दिख रहा होगा लाल बटन दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको एकदम क्लिक कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा कि पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। कितना, जितना भी नंबर चाहिए वो फुल में फुल यहां नंबर की प्राप्ति होने वाला है। डेली प्रैक्टिस करवाया जाता है रात के 8 बजे। आज नहीं लिए थे, रीजन क्या था कि आपके पास जल्दी जल्दी मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया क्या, ये नंबर पहला में दिया H2H2O7। तो H2H2O7 को किस नाम से जाना जाता है, ओलियम। समझना इसको, स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कीजिएगा समझिएगा। ठीक है, जो S यहां का सेंट्रल एटम है, किसका एटम है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए कितना है, टोटल 7 है। मतलब एक सल्फर के पास ऑक्सीजन कितना होगा, 3 गो, 1 2 और कितना हो गया, 3। इसके पास भी 1 2 और 1 कितना हो गया, 3, और एक क्या होगा, दोनों के बीच में दे दिए, तीनों के बीच में दे दिए।
ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, तो 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 को, मतलब एक एक में, दोनों में से दे दो एक एक में, ठीक है। हमने दे दिया OH। सल्फर के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गो, तो इस ऑक्सीजन को कितना दिए, 2 दे दिए, इस ऑक्सीजन को 2 गो, और इस ऑक्सीजन के लिए 1 और इस ऑक्सीजन के लिए 1, पूरा 6 खत्म। इसी तरह इसमें 2 गो, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें पूरा पूरी क्या हो गया, 6 खत्म। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया, कैसे कि डायमर के फॉर्म में हो गया, टेट्राहेड्रल का डायमर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाइए, फुल में फुल नंबर प्राप्त कीजिए, 1 नंबर रहेगा फुल में फुल इसका, ठीक है। 5 में 5 नंबर। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, XeF4 दिया हुआ है, तो Xe के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सेंटर में रखो, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें फ्लोरीन कितना दिया है, 4 गो, 1 2 3 4 दे दिए, 4 गो खत्म हो गया, बच गया कितना, 4 गो बच गया, टोटल 8 था, 4 बच गया, तो 2 गो ऊपर लोन पेयर दे दो, 2 नीचे लोन पेयर दे दो, इसका नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में स्ट्रक्चर हो जाता है। शेप कैसा हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में इसका शेप हो जाता है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, ClF3 दिया हुआ है, ClF3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो फ्लोरीन कितना है, 3 गो, 1 2 3, खपत कितना हुआ, 3 गो खपत हुआ है, 7 था टोटल क्लोरीन के बाहरी कक्ष में, तो कितना बच गया, 4 गो बच गया, 2 गो और 2 गो लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर दे दो, इसका बात खत्म हो जाएगा। तो ये जो शेप हो गया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टी शेप के नाम से जानते हैं। इसका शेप क्या हो गया, टी शेप हो गया, कैसा शेप, टी शेप, ठीक है। IF7 दिया हुआ है, तो आयोडीन के बाहरी कक्ष में जितना भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन बीच में रख दिए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन 7 गो, 7 को नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 को दे दिए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम जो होता है, शेप का नाम जो होता है, वो क्या होता है, पेंटागोनल बायपिरामिडल, मतलब 5 के साथ साथ ऊपर नीचे, मतलब इसका नाम क्या हो गया, पेंटागोनल बायपिरामिडल के नाम से जाना जाता है। पेंटागोनल बायपिरामिडल मतलब PBP के नाम से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि आपका 5वां नंबर जो दिया है, HClO3, मतलब Cl लेना है, ऑक्सीजन कितना लेना है, 3 को, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना दिया, 1, तो 1 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्लोरीन के बाहरी कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन 7, तो एक ये वाला लिया ऑक्सीजन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 ये 2 ये, 2 2 4 1 5, तो बच गया कितना, 2, तो 7, तो एक लॉन पेयर दे दीजिए। इसका शेप का नाम क्या हो जाता है, पिरामिडल शेप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अगर आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा ना बाबू, तो आपको एकदम 5 में 5 नंबर देने से आपको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। उसको काटने की हिम्मत ही नहीं है, एग्जामिनर को हिम्मत है तो काट के दिखाओ, अगर ऐसा हमने लिख दिया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HBZ रिएक्शन मतलब क्या है कि फर्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि रिटेन है, एग्जाम है शॉर्ट नोट्स के रूप में, जो कि आपका किससे दिया हुआ है, सारा दे दिया है आपका किससे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, तीनों रिएक्शंस आपका दे दिया है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है, HBZ रिएक्शन, हेल भोलार्ड जिंकिस्टी रिएक्शन, HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब COOH, उसके बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, हेलोजन के साथ, X2 के साथ। वो X2 किस रूप में हो सकता है, Cl2Br2 के फॉर्म में हो सकता है। और उसको और किसके साथ रिएक्शन करते हैं, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, X2 का मतलब Cl2Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और फिर उसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना बाबू, तो ये अल्फा नंबर पे क्या हो जाएगा, हेलोजन एटम आ जाएगा। मतलब जो Cl लेके चले Cl आ गया, Br लेके चले तो क्या हो गया, Br आ गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ अल्फा पे आ गया Cl या Br। तो उसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, HBZ रिएक्शन। अल्फा ये था, इसी में क्या आ गया, Br आ गया, COOH था वो रह गया, Br2 किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ, वाटर के साथ। तो ये रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, HBZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्या लेके चले थे, प्रोपेनोइक एसिड लेके चले थे, ठीक है।
नेक्स्ट वन एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराइए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तब आपका क्या हो जाएगा कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी ईस्टर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ईस्टर। देखो यहां पे ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर। देखो यहां पे निकालेंगे सिर्फ क्या निकालना, एक साइड से H निकालेंगे, यहां से वो H निकालें तो यहां से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। एक जगह से वो H और एक जगह से क्या निकाल देना, H, यहां से H और यहां से वो H, वाटर निकल गया तो यहां बच गया क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बचा, और इधर वाला जो बचा उल्टा के इधर लिख दिए। देखो यही बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर के नाम से जानते हैं। तो आपका क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, इसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखो एक एग्जांपल, R के जगह पे CH3 ले लिए तो यहां पे CH3 आ गया, यहां C2H5 लेके चलें, इधर C2H5 हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इधर वाले को पहले लिखते हैं इथाइल हो गया, इधर क्या हो गया, एक और एक 2 कार्बन, तो क्या गया, इथाइल इथेनोएट के नाम से जाना जाता है। वो ये TE लास्ट में लगाते हैं ईस्टर के यूपैक नेम में। नेक्स्ट वन रिएक्शन क्या कहता है, C नंबर रिएक्शन कहता है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन को ZnHG के साथ जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराइएगा और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दीजिएगा ना, डाइल्यूट HCl डाल दीजिएगा, तो वो क्या करता है कि अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उसी को हम लोग क्लीमेंसन रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। द रिएक्शन इन विच बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन रिड्यूस्ड विथ ZnHG, किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ, एंड डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखिए यहां पे हमने क्या ले लिया, बेंजल डिहाइड ले लिया, बेंजीन वाला एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, मतलब रिडक्शन करा रहे हैं ZnHG और किसके साथ, HCl के साथ। तो यहां पे एक कार्बन था ना आपका, अब भी देखिए यहां पे कितना कार्बन था, एक, तो एक ही कार्बन का क्या कर दिया, ये अल्केन बना दिया बेंजीन के बाहर में। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टॉलिन के नाम से जानते हैं। और जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। आप कीटोन को ले लीजिए ना, कीटोन को जैसे लिए तो यहाँ पे CO जो है ना, ये CO किस में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा। CH2, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये क्या बन दिया, प्रोपेन, और वाटर के साथ क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H, तो क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये चीजें आप याद रखना। इस मॉडल सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो चलने वाला है वो 19 नंबर चल रहा है, कंप्लीट द रिएक्शंस। क्या कर रहा है, रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है कि देखिए आपके पास दिया हुआ पहले नंबर में क्या दे दिया है, आपको दिया हुआ है क्या, एनिलीन दिया हुआ है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है। जब ये रिएक्शन होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या करता है कि आइसो के फॉर्म में NC के फॉर्म में बना देता है। तो देखो हमने इस रिएक्शन को पूरा सॉल्व कर दिए हैं कि आपका ले लिए एनिलीन CHCl3 के साथ और 3 गुना ले लिए अल्कोहलिक KOH, और जैसे इसको हीट कराएंगे तो यहाँ N के साथ H2 जो था ना वो निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, यहाँ वाला C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Cl3 किसके साथ, K के साथ निकल जाएगा KCl, और यहाँ का OH और यहाँ का H क्या निकल जाएगा, वाटर। तो आप क्या बना सकते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। एनिलीन था तो क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, तो डायरेक्टली बोलिएगा कि एनिलीन को ट्रीट करते किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन द, और क्या किसके साथ, एंड अल्कोहलिक KOH के साथ, एंड देन फॉर्म फिनाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, दैट रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बहुत ही आसान तरीके से रिएक्शन था। नेक्स्ट वन, दूसरा नंबर जो रिएक्शन दिया हुआ एनिलीन दिया, पूरी एनिलीन वाला क्वेश्चन दे दिया सब, ठीक है। एनिलीन है, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये कर रहा है डायरेक्टली। तो यहां पे डायरेक्टली क्या कीजिए कि यहां पे बन जाएगा आपका NH3 के ऊपर प्लस आ जाएगा और HSO4 के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहीं पे आके जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां तक आप लिख दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहीं तक होगा, यहीं तक उसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर और भी अच्छे तरीके से बढ़ा देगा ना, 180 डिग्री में दे देगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से सल्फा
प्रोपानिलिक एसिड बन जाएगा, नीचे SO3H आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन जितना आपको पूछा है उतना लिखना है, तो इतने तक लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं। और इसी को अगर आयन के रूप में लिखते हैं तो क्या ये बन जाता है, ज्यूपिटर आयन के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें हमने हल्का सा इंडिकेशन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मॉडल सेट नंबर 1 में भी पूछा है कि ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्शन कराते एनिलीन का, तो क्या होता है, तीनों जगहों पे एनिलीन में 246 वाले जगहों में क्या आ जाता है, आपका ब्रोमो आ जाता है। तो क्या हो गया, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, फर्स्ट वाले मॉडल सेट में भी हमने बताया। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एनिलीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, पिरिडिन के साथ। तो ये डायरेक्टली एन के साथ आके ये जुड़ जाता है, तो एन के साथ CO और CH3 को जुड़ गया, एन के साथ CO CH3 आके जुड़ गया। इसका नाम क्या हो जाता है, फिनाइल इथेनामाइड। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में आंसर देगा ना, तो वो क्या देगा, एसीटानलाइड के रूप में देगा। तो बेंजीन में NH उसके साथ CO CH3 जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, एसीटानलाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका BDC दे दिया हुआ है, N2Cl दे दिया है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, इथेनॉल के साथ। जैसे आप रिएक्शन कीजिएगा ना, तो ये क्या होता है कि आपका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होकर क्या करता है, बेंजीन बना देगा, यहाँ से N2 पूरा पूरी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। यहाँ से आपका N2 पूरा पूरी बाहर निकाल दिया, N2 को इसने निकाल दिया, और उसके साथ ही साथ यहाँ N2 निकाल दिया, Cl को भी निकाल दिया, तो बेंजीन में H आ गया। उसके साथ यहाँ पे C2H5 था, इसका एल्डिहाइड बना दिया CH3CO, और ऊपर में वो आ गया, वो तो है ऑलरेडी, H को सही से लिख दिया, ये एसिटल्डिहाइड बना दिया, और क्या बना दिया, बेंजीन। और N2 को पूरा पूरी, यहाँ H2 नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा, N2 को पूरा पूरी इसने निकाल दिया है। क्या निकाल दिया, N2 को पूरा पूरी निकाल दिया, प्लस क्या निकाल दिया, HCl को निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरी समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी वीडियो, इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।